पिंकी, ठीक 12 बजे वही पेटू के ढाबे में मिला। पहले आराम से छोले भटूरे खाएंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। क्या बात है भाई, छोले भटूरे शॉपिंग, ये तो ही बोल रही है ना? हाँ भाई, मैं ही बोल रही हूँ। इतना भी घबराने जैसी क्या बात है? तू बोल रही है, यही तो घबराने की बात है। तो कब से शॉपिंग करने के लिए बाजार जाने लगी और इसके साथ छोले भटूरे भी खिलाएगी? तेरे ससुर जी को पता चल गया ना तो क्या हाल करेंगे तेरा। मुझे तो लगता है ससुराल से बाहर कर देंगे। अरे तू छोड़ना ससुर जी को, मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ दे। तो ये ससुर विशंबरनाथ जी क्या चीज है, उनका इंतजाम मैंने कर दिया है, तू फिक्र मत कर। अरे लेकिन तेरे ससुर जैसे अड़ियल दिमाग के इंसान को कैसे ठिकाने लगाया तूने, ये बता। अरे ठीक है ना, जब मिलूंगी तब बताऊंगी। पहले मिलने के लिए पेटू के ढाबे में तो आ, सारी बातें फोन पर जान लेगी क्या? गरिमा के इतना कहने पर पिंकी कुछ ही देर में तैयार होकर पेटू के ढाबे की ओर निकल जाती है, जहां पर गरिमा सज सवर कर पहले से उसका इंतजार करती दिखाई देती है। तू तो सच में आ गई यार। इसका मतलब तेरे ससुर जी ने वो तुगलकी फरमान वापस ले लिया क्या? अरे लेते कैसे नहीं, तुझे पता नहीं है? उनका पलक गरिमा से पड़ा है, गरिमा से। सही बताऊं तो इतनी आसानी से सुधरने वालों में से नहीं थे हमारे ससुर जी। वो तो मैंने जुगाड़ लगाया, उसके बाद बात बनी। अरे पता ना आखिर क्या किया? चल, अब तू जानना चाह रही है तो मैं तुझे शुरू से पूरी कहानी बताती हूँ। कुछ महीने पहले। अरे धर्मपत्नी जी, सुनती हो? कहाँ हो, जरा बाहर तो निकलो। क्या हो गया जी, ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना हाथ लग गया? जहाज ऐसे खुश हुए घूम रहे हो। अब तुम इसे कुबेर का खजाना समझो या जो मन चाहे वो समझो, लेकिन बात तो खुशी की है। हमारी गांव वाली जमीन जिस पर केस चल रहा था ना, वो केस हम जीत गए। वो पूरा खेत और खेत में जो छोटे ने जबरदस्ती अवैध मकान बना लिया था, वो सब हमारा हो गया। आज साबित हो गया भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई जी आपने। आज के समय में अपने पास जमीन हो, इससे बड़ी पूंजी और कुछ भी नहीं है। बाजार में देख रहे ना कितना मिलावटी सामान बिक रहा है। गेहूं, चीनी, चावल सब में आग लगी है। अपनी जमीन होगी तो हम भी अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत अन्न बो देंगे, कम से कम शुद्ध खाना तो मिलेगा। हाँ भाग्यवान, वो तो ठीक है, लेकिन भाई हमने तो जीवन भर शहर में रहकर नौकरी की। अब ये खेती बाड़ी तो हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। छोटे ने ही जीवन भर खेतों में हल जोते बुआई की। हमें भी यही सोचकर संतोष था कि चलो परिवार की जमीन है, किसी के तो काम आ रही है। लेकिन कौन जानता था कि एक दिन उसी के मन में बेईमानी आ जाएगी और वो हमारी जमीन को हड़पने की कोशिश करेगा। अरे छोड़िए ना पुरानी बातों को, क्यों मन से लगाते हैं। हमारी जमीन अन्न उगाने के काम ना भी आए तो कल को बुरे वक्त में बच्चों के काम तो आएगी ही। राधा और विशंबर के बीच हुई बातें आई गई हो गई, लेकिन विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। जमीन का केस जीतने के महीने भर के भीतर ही विशंबरनाथ की पत्नी राधा भगवान को प्यारी हो गई और विशंबरनाथ पत्नी के बिना दुनिया में अकेले रह गए। बाबूजी, महंगाई देख रहे हैं आप, आसमान छू रही है। आटा, चीनी, चावल सबके दाम ऐसे भाग रहे हैं कि थोड़े दिन में तो लग रहा है कि तोले के हिसाब से राशन खरीदना पड़ेगा, और उस पर भी मिलावट ने जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों बेटा, क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो? बाबूजी, राशन की दुकान पर सामान लेने गया था। अरे पिछले महीने 5,000 में पूरे महीने का राशन आ गया था, इस महीने 8,000 लगे। एक झटके में खर्च 1.5 गुना हो गया और कमाई उसके बढ़ने का तो कोई आसार ही नजर नहीं आता। सेठ से पैसा बढ़ाने की बात करो तो सेठ बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाने लगता है। देख बेटा, मेरी पेंशन के भरोसे आखिर कब तक ये घर चलता रहेगा। बात तो यही सच है कि वाकई महंगाई आसमान छू रही है। अब समझ में आता है तुम्हारी माँ जो कहती थी वो ठीक ही कहती थी। वैसे भी ये उसकी अंतिम इच्छा थी, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अब अपनी पत्नी राधा की अंतिम इच्छा को पूरा करूंगा। इच्छा? कैसी इच्छा? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेटा, तेरी माँ की इच्छा थी कि हम लोग गांव वाली जमीन में अपना खुद का अन्न उपजाएं और शुद्ध और ताजा भोजन खाएं। पैसों की भी बचत होगी और ये बाजार की मिलावट से भी बचाव हो जाएगा। कैसी बात करते हैं बाबूजी आप? अरे ऐसी कितनी जमीन है आपके पास कि आप सब कुछ घर में ही उगा लेंगे? चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, बाजार पर निर्भर तो हमें रहना ही पड़ेगा। बेटा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मेरी बात समझ लो, पत्थर की लकीर है। तुम चाहे नौकरी छोड़ो या करो, लेकिन अब मैं 1 रुपया भी बाहर से राशन खरीदने के लिए इस घर में किसी को नहीं देने वाला। आखिर कब तक रहोगे इस किराए के मकान में? मकान मालिक से बात करके अगले ही महीने मकान खाली करो और खेतों में जो अपना मकान बना हुआ है वहां सामान लेकर चलो।
बाबूजी कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ शहर में अपना घर छोड़कर गांव में क्या करने जाएंगे हम? और वैसे भी रोजगार तो शहर में है, गांव में रहकर क्या मिलेगा हमें? एक बात बता बहू, तेरे इस रमेश को रोजगार की जरूरत क्यों है? ये जो मुट्ठी भर पैसे कमा कर लाता है, उन पैसों से घर का राशन पानी ही तो भरवाते हो ना तुम। अगर वो राशन अपनी जमीन पर हम खुद उगा लेंगे तो तेरे पति की कमाई की भी मुझे जरूरत नहीं है। और तेरे कौन से भी बच्चे हो गए हैं जिन्हें स्कूल कॉलेज जाने में दिक्कत आएगी। बाबूजी तो जिद पकड़कर बैठ गए थे और किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। सुनते हैं जी, अब ये क्या नई रट लगा ली है तुम्हारे बाबूजी ने? मुझे ऐसा लगता है कि अम्मा जी के जाने के बाद ना थोड़ा सा दिमाग चला गया है बाबूजी का। चलिए मान लिया एक बार गेहूं चावल खेतों में उगा लेंगे हम, लेकिन क्या सिर्फ गेहूं चावल से जीवन चल जाएगा? चीनी तेल सब्जी भाजी फल फ्रूट आखिर किस चीज की जरूरत नहीं होती? इतना सब कुछ खेत में उगाने की ना तो हमारे पास जमीन है और ना ही ताकत। क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल तो तुम सामान बांधो, बाबूजी ने जिद पकड़ ली है तो अब वो जाकर ही रहेंगे। कुछ ही दिनों में शहर का अपना किराए का मकान खाली करके विशंबर नाथ अपने बेटे बहू सहित खेतों के मकान में शिफ्ट हो गए थे। बेटा मैं तो सोच सोच के इतना खुश हो रहा हूँ कि हरे भरे खेतों के बीच में अपना मकान होगा। सोचो ठंडी ठंडी हवा आएगी, एसी चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शहर में एसी में सो सोकर सारी हड्डी जोड़ गल गए हमारे तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बाबूजी आप। एसी तो क्या, इस मकान में पंखा चलाने का भी मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बाबूजी पंखा एसी कूलर सबको चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे खेतों में अभी तक बिजली नहीं आई है। सुनिए जी, मैं इस भूत बंगले में नहीं रहने वाली। आज ही जाकर बिजली का कनेक्शन लगाइए। आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? लालटेन में जीवन बिताएंगे क्या अब हम लोग? बेटा बिजली का कनेक्शन की बात करने के लिए रमेश तो बाजार चला गया। तो ऐसा कर, तब तक खेत को तैयार कर, फिर कल बीज मंगवा लेते हैं, तभी तो थोड़े दिनों में फसल खाने लायक होगी। बाबूजी मजदूरों को बुलाकर पूरे खेत की साफ सफाई करवा कर गुड़ाई करवा दी है मैंने। अब आप थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं बाजार जाकर बीज ले आती हूँ, तभी तो खेत तैयार होगा ना। बहू की बात सुनकर ससुर जी ने अपने लॉकर में से कुछ पैसे निकाले और बहू के हाथ में रख दिए। हाँ हाँ ये ले बेटा, गेहूं चावल सबके थोड़े थोड़े बीज ले आना। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब तक ये चावल गेहूं और टमाटर उगेंगे तब तक क्या हम लोग भूख हड़ताल पर रहने वाले हैं? ऐसा करती हूँ, सबसे पहले घर के लिए थोड़ा राशन खरीद लेती हूँ और बचे हुए पैसों से थोड़े बहुत बीज खरीद लूंगी। जो होगा बाद में देखा जाएगा। गरिमा बाबूजी के दिए हुए पैसों से थोड़ा थोड़ा राशन खरीद लेती है और थोड़े से बीज लाकर खेतों में डाल देती है। कुछ दिनों तक तो गरिमा के लाए हुए राशन से घर का खर्च चलता रहता है और इधर बीजों में से पौधे निकलने शुरू हो गए थे। कुछ ही दिन बीतने के बाद हरे भरे खेत तैयार हो गए थे। चावल गेहूं टमाटर के अलावा एक दो सब्जियां और लगी हुई थी और इतने में ही खेत लगभग भर चुके थे। अगले दिन, बाबूजी घर में सरसों का तेल खत्म हो गया है, थोड़े पैसे दीजिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ, घर का राशन खरीदने के लिए मैं अब फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। सरसों का तेल खरीदने की जगह सरसों के बीज लेकर आओ और घर में ही सब उगाओ। मुझसे बार बार पैसे खर्च करने के लिए मत कहो। अरे तुम्हारे बाबूजी थोड़ा कम समझते हैं क्या? मुझसे कह रहे हैं कुछ भी खरीदने के लिए पैसा नहीं देंगे। तुम ही बताओ, अब तेल क्या मैं खेत में उगाऊं? सावित्री के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। परिवार में बेटी गीता सबसे बड़ी थी। चारों भाई बहनों में सबसे बड़े होने के कारण बचपन से ही घर में उसकी बहुत चलती थी। बड़ी बहन का रौब और रुतबा ऐसा था कि बाकी के 3 भाई बहन गीता दीदी के नाम से थर थर कांपने लगते। धीरे धीरे समय बीता और चारों बच्चे जवानी की दहलीज पर पहुंच गए। सुनिए जी, जब से गीता ने होश संभाला है ना, अपने तीनों भाई बहनों की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है। आप ये समझ लो, मुझे तो बच्चों की जिम्मेदारी से बिल्कुल फ्री कर दिया था उसने। उनके स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई सब की जिम्मेदारी गीता ने ही उठाई है। और ये तीनों भी मजाल है जो गीता के कहे को टाल दे। देखिए ना कैसे समय पंख लगाकर उड़ गया और हमारी गीता अब यहाँ के लायक हो गई। मेरा तो सोच कर ही जी घबरा रहा है, कल को गीता शादी होकर चली जाएगी तो मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूंगी। अरे भाग्यवान, तुम क्यों चिंता करती हो? आजकल मोबाइल का जमाना है, जब मन करे तब फोन मिलाकर बात कर लेना बिटिया से। अब कोई वो जमाना तो रहा नहीं कि बिटिया एक बार गई तो फिर उनकी शक्ल देखने को तरस जाओ। अरे भाई, टेक्नोलॉजी ने दूरी को खत्म कर दिया है। चिंता की कोई बात नहीं है। शादी हो जाएगी तो क्या हुआ, एक फोन घुमाना और जब जी करे तब बिटिया की सूरत देख लेना।
जी भर के बातें कर लेना। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन फिर भी फोन तो फोन रहता है ना। जो काम मिलकर बातें करके निपटाया जा सकता है, फोन पर थोड़ी ना हो सकता है। मैं तो कहती हूँ गीता बिटिया के लिए ना आप ऐसा रिश्ता ढूंढिए कि उसका घर ज्यादा दूर ना हो। घर के आसपास ही रहेगी तो मेरे मन को बड़ी तसल्ली रहेगी। कोई भी काम होगा तो कम से कम उसे बुलाकर पूछ तो सकेंगे। पत्नी की बात सुनकर रोशनलाल बड़ी बेटी गीता के लिए घर के आसपास ही कोई अच्छा रिश्ता ढूंढने लगते हैं। जैसा वो लोग चाहते थे, जल्दी ही उन्हें एक अरुण नाम के लड़के का रिश्ता पता चलता है। अरुण रोशनलाल जी के घर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर रहा करता था। उसका अपना एक छोटा सा व्यापार था और परिवार में भी सिर्फ माता पिता ही थे। छोटा और अच्छा परिवार समझकर रोशनलाल जी अपनी बड़ी बेटी गीता की शादी उसके साथ कर देते हैं। मोहन भैया, गीता दीदी तो शादी होकर अपने ससुराल जा रही है। कम से कम अब तो इनके हंटर का खौफ खत्म हो गया। मैं तो सारी जिंदगी दीदी के इशारों पर नाचते नाचते परेशान हो चुकी हूँ। खुशी मनाओ, अब हमारे आजादी से जीने के दिन आ रहे। ठीक कह रही छोटी तू। अरे दीदी तो हमें अपनी मर्जी से सांस तक नहीं लेने देती। दीदी का बस चले ना तो वो इस बात पर भी पाबंदी लगा दे कि हम दिन में कितनी बार सांस खींचेंगे और कितनी बार छोड़ेंगे। गीता की शादी से उसके तीनों भाई बहन बड़ी राहत महसूस कर रहे थे। शादी के बाद, अरे माँ क्या बात कर रही हो? ये नाश्ते में छोले भटूरे मंगवाने का क्या तुक है? भले सुबह की शुरुआत इतने तले भुने खाने से करोगे तो क्या होगा सबकी सेहत का? अरे आप लोगों को कुछ तो सोचना चाहिए ना। अरे बेटा क्या बताऊं, ये तेरे तीनों छोटे भाई बहन है ना, जीना मुश्किल करके रखा था इन्होंने। कहते हैं छोले भटूरे नहीं मंगवाऊंगी तो खाना नहीं खाएंगे। अब मुझे क्या है, जिसकी सेहत खराब होती हो होती रहे, कौन इनके साथ दिमाग लड़ाए। अरे माँ, अभी 4 दिन क्या हुआ मेरी शादी को, सब अपनी मन मर्जी पर उतर आए हैं क्या? आप रुकिए जरा, मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। कान खींचती हूँ इन तीनों के। गीता को जैसे ही पता चलता है कि मायके में तीनों भाई बहन अपनी मनमानी कर रहे हैं, गीता तुरंत अपनी स्कूटी उठाकर मायके पहुंच जाती है। क्यों भाई, अभी मेरी शादी को 4 दिन हुए हैं, भूलो मत। इस घर में ना पहले भी मेरी मर्जी से सब काम होते थे और अभी भी मेरी ही मर्जी चलेगी। तुम तीनों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने अपनी मन मर्जी चलाना शुरू कर दिया? चुपचाप जो घर में बन रहा है वही खाने की आदत डाल लो। रोज रोज बाहर का खाना खाओगे तो पैसों के साथ साथ सेहत से भी हाथ धो बैठोगे। रोज रोज बाहर का खाना तो आप ऐसे कह रही हो जैसे हम रोज बाहर का खाना खाते हैं। अरे बाहर के खाने की शक्ल भी 1 साल बाद देख रहे हैं हम लोग। जिसके घर में आपके जैसी हिटलर दीदी होगी वो अपनी पसंद से कुछ खा सकता है भला? ए छोटी, ज्यादा जबान मत चला। माँ, इसकी जबान थोड़ी ज्यादा ही चल रही है। आज दोपहर में सबके लिए खाना यही बनाएगी और अगर ना बनाए तो इसको आज खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक कह रही है गीता बेटा तू। अरे इन तीनों नालायकों को सिर्फ तू ही सुधार सकती है, मेरे तो काबू में ही नहीं आते ये। गीता के जाने के बाद देख लिया सोहन भैया आपने, दीदी ससुराल बेशक चली गई है लेकिन उनकी हिटलर पंथी अभी भी खत्म नहीं हुई। माँ है ना, छोटी से छोटी खबर फोन करके दीदी को देती रहती है और दीदी वहां बैठकर भी अपना हुक्म चलाती रहती है। कर भी क्या सकते हैं भाई, माँ ने बचपन से ही दीदी को इतना सर पर चढ़ा कर रखा है कि उनकी बात को घर में कोई टाल ही नहीं सकता। दीदी अगर दिन को रात कह देना तो हम सबको भी दिन में रात ही माननी पड़ेगी। गीता की शादी को अभी साल भर बीता था कि तभी सोहन के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। माँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी ना एक नौकरी करने वाली लड़की के साथ हो जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। अरे तेरे चाहने से क्या होता है? तू तो चाहता ही है कि तेरी बीवी सुबह सुबह मैडम बन के जूते बचाते हुए घर से निकल जाए और पीछे से माँ उसे बना बनाकर रोटियां खिलाए। कान खोलकर सुन ले, तेरी शादी सिर्फ हाउसवाइफ से होगी जो चुपचाप जाकर घर संभाले। सारी जिंदगी हम तुझे बना बनाकर खिला रहे हैं, अब तेरी बीवी आएगी तो माँ को भी 4 दिन सुकून मिलेगा ना। बड़ी बहन की कड़कती हुई आवाज के सामने बेचारा सोहन चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि गीता की हर बात पर माँ बाबूजी की सहमति होती थी और सोहन की शादी एक घरेलू लड़की रीना से हो जाती है। अरे सोहन भैया, आप तो हमेशा से यही चाहते थे कि आपकी शादी एक नौकरी पेशा लड़की से हो जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, फिर आपने रीना भाभी से शादी कैसे कर ली? तूने सुना नहीं गीता दीदी ने क्या कहा था? अब दीदी की बात कोई काट सकता है क्या भला? भैया ये तो जाती है ना, अपना जीवन साथी चुनने का भी अधिकार अब इस घर में हमारा नहीं रहा, वो भी दीदी ही डिसाइड करेंगी क्या? हाँ, वही डिसाइड करेगी और उसने तेरे लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता भिजवाया है। अच्छे से फोटो देखकर तसल्ली कर ले। अगले रविवार को लड़की वाले तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। तेरी शादी से निपटू तो फिर सीता के लिए कोई ढंग का रिश्ता ढूंढना शुरू करूं। अरे उम्र हो रही है हमारी,
पता नहीं आज है कल को रहे ना रहे। ये ले, तू मुझे समझा रहा था ना, और यहाँ तेरे ऊपर ही बिजली गिर पड़ी। देख भाई, कोई फायदा नहीं है। जैसे मैंने दीदी की मर्जी को खुशी खुशी माना है, तुझे भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए ज्यादा शोर शराबा करने से कोई फायदा नहीं। चुपचाप फोटो देख ले और सगाई की तैयारी में लग जा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, लेकिन गीता की आदतों में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आ रहा था। वो घर के हर छोटे से छोटे मामले में बिन मांगे अपनी सलाह देती और बाकी सब पर अपनी मर्जी थोपती थी। अरे मम्मी, वो आज से सफेदी का काम शुरू होने वाला था ना, पेंटर आ गए कि नहीं? अरे पेंटर तो कब के आकर बैठे हैं, लेकिन ये सोहन कह रहा है कि उसे अपने कमरे में टेक्सचर पेंट करवाना है। बस वही पेंटरों को समझा रहा है, उसी में ना थोड़ा लेट हो गया। पूरे घर में पीला रंग होगा तो फिर अपना दिमाग चलाने की उसे ज्यादा जरूरत क्या है? उसे बोलो दीदी ने कहा है किसी के कमरे में कोई स्पेशल पेंट नहीं होगा, सब जगह वही रंग करना है जैसा मैंने बताया है। ठीक है बेटा, कह देती हूँ। अरे माँ जी, अपने कमरे में तो हम अपनी पसंद का रंग करा सकते हैं ना, उसमें गीता दीदी को क्या समस्या है? रुकिए जरा, मैं एक बार दीदी को फोन मिलाती हूँ। बड़ी बहू रीना ननद गीता को फोन मिलाती है। हाँ भाभी बोलो, क्या बात है? दीदी, इतने सालों बाद तो घर में पुताई का काम लगा है। बाकी घर में जैसा आपने कहा है वैसा ही रंग होगा, बस हम अपने कमरे में थोड़ा सा चेंज करवा रहे हैं। भाभी, मेरे बताए रंग में ऐसी क्या समस्या है? और ठीक है, अगर मेरी बात आपको काटनी ही है तो फिर आप देख लो, मुझे फोन करने की क्या जरूरत थी? नहीं दीदी, आपकी बात काटने जैसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपको फोन ही क्यों मिलाती। तो बस ठीक है, चुपचाप जो मैंने कहा है वही रंग पूरे घर में हो जाने दो। अच्छा एक बात बताओ, छोटू का एडमिशन करा दिया ना आपने सिटी कॉन्वेंट में? नहीं दीदी, सिटी कॉन्वेंट का फॉर्म तो लेकर आए थे आपके भैया, लेकिन मेरा मन है कि हम छोटू को सिटी कॉन्वेंट में नहीं डीएवी में एडमिशन करा दें। अरे भाभी, आजकल तो ऐसा लग रहा है किसी को सलाह देने का जमाना ही नहीं रहा। अपने घर के छोटे भाई बहन ही बात काटने पर तुले हैं, तो बाहर वालों की तो क्या ही बात करेगा। अरे मैं अपनी जान जलाती हूँ दिन भर, आप लोगों की चिंता में दिन भर सोचती रहती हूँ कि मेरे भाई बहन मम्मी पापा कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। हर छोटी से छोटी बात का मैं ख्याल रखती हूँ, और देख लो कोई इज्जत नहीं है मेरी। अब अगर मैंने सिटी कॉन्वेंट में एडमिशन के लिए कहा था तो कुछ सोच कर ही कहा होगा ना। छोटू मेरा भी भतीजा है, उसका बुरा नहीं सोचूंगी मैं। अरे दीदी, आप तो बुरा मान गई। नहीं, आप मेरे कहने को गलत समझ रही हैं। अरे इसमें गलत समझने वाली क्या बात है? देख रही हूँ आजकल तुम्हारे और सोहन के कुछ ज्यादा ही पर निकल गए हैं। मैं जो भी बात कहूँ तुम दोनों हर बात में ना अनुकुर शुरू कर देते। फिर गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी आप जरा घर का ख्याल रखिएगा, मैं अपने मायके होकर आती हूँ। गीता की सास मन ही मन कहती है, इसमें नई बात कौन सी है? तो हर रोज अपने मायके जाती है। मैं तुझे मायके जाने से रोकने वाली कौन होती हूँ भला? 6 साल हो गए तेरी शादी को, 6 साल से तू दिन में 2-2 बार बस मायके ही तो जा रही है। ऐसे ही तेरे मायके वाले बेशर्म है जो छोटी से छोटी बात के लिए फोन घुमा देते हैं, और फिर ये महारानी निकल पड़ती है स्कूटी लहराती हुई। ठीक है बेटा, तुम्हें जहां जाना है जाओ, यहाँ तो मैं सब संभाल ही रही हूँ। गीता मायके जाकर, अरे मम्मी जल्दी बताओ क्या बात है? आपने ना बिल्कुल मुझे डरा ही दिया। आपकी आवाज से मैं समझ गई थी कि आप परेशान चल रही हैं। अरे बेटा, एक तू ही है जिससे मेरी चिंता है। सही कह रही है, परेशान तो मैं बहुत हूँ। अरे अब क्या हुआ है बताओ ना। अरे मुझसे क्या पूछ रही है, सीता से पूछ। अरे कोई लड़का पसंद कर रखा है इसने शादी के लिए, तो ही बता, परेशान ना हो तो और क्या करूं। अरे माँ, तुम्हारी तो आदत हो गई है जरा जरा सी बात पर टेंशन लेने की। अगर उसने कोई लड़का पसंद कर भी रखा है तो इसमें इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? अच्छी नौकरी है उसकी, पढ़ा लिखा है, और वैसे भी आप तो सीता के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कितने दिनों से एड़िया रगड़ रही हो। मिला कोई अच्छा लड़का आप लोगों को? अगर उसे कोई लड़का पसंद है तो उससे एक बार मिलने में या बात करने में परेशानी क्या है? मैं बैठी हूं ना यहाँ, है? तू मुझसे भी बड़ा हो गया क्या? मेरे सामने बोलने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? और तू क्या चाहता है कि सीता को उसकी मनमानी करने के लिए बढ़ावा दे हम लोग? साफ साफ सुन ले सीता, चाहे वो राघव कितना ही काबिल हो, लेकिन हमारे घर में लव मैरिज का रिवाज नहीं है, और चाहे जो हो जाए वो रिश्ता तो मैं होने नहीं दूंगी। अरे आज अगर इसकी जिद मानकर इसको मनमानी करने देंगे ना, तो कल को इसके पीछे पीछे खानदान के बाकी बच्चे भी यही गलत हरकत करेंगे। आने वाली सारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए शुरुआत में ही इस मुसीबत को जड़ से खत्म करना जरूरी है। अरे दीदी, राघव अपनी ही बिरादरी का लड़का है,
अगर मेरी शादी मेरी पसंद से हो भी जाएगी तो इसमें आपको क्या समस्या है? ऐसे कैसे शादी हो जाने दी इसकी? सारी बिरादरी में थू थू हो जाएगी, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? देखो माँ, मैं पहले ही बता रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसकी जिद पूरी करने की। देखो अभी तो इनका फोन आ रहा है, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, बाकी बातें कल आकर करती हूँ गीता के जाने के बाद। हद हो गई भैया, आप लोगों को नहीं लगता कि अब दीदी को यहाँ के मामलों में इंटरफेयर करना बंद कर देना चाहिए? अरे 6 साल से ऊपर हो गए दीदी की शादी को, लेकिन अभी भी उन्हें इस घर के सारे फैसले खुद ही लेने होते। आप दोनों को तो आपकी पसंद से शादी करने नहीं दी और अब उन्हें मेरी राघव से शादी करने में भी प्रॉब्लम है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? और आप खुद ही सोच कर देखो ना, दिन में 2-2 चक्कर लगाती है दीदी यहाँ की, उनके ससुराल में क्या उन्हें कोई काम नहीं रहता? सीता ठीक कह रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें जीजा जी से एक बार मिलना चाहिए। मोहन और सोहन अपने जीजा जी से मिलने जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। देखो मोहन, मैं भी बहुत दिनों से माँ और बाबूजी से मिलकर कुछ बातें करना चाह रहा था। ठीक है, इस रविवार को तुम माँ, बाबूजी, दोनों भाभी और सीता को लेकर मेरे घर आना। सब लोग एक साथ बैठेंगे, तभी मैं इस बारे में कुछ बात करूंगा। जैसा जीजा जी ने कहा था, अगले सप्ताह सोहन और मोहन पूरे परिवार को लेकर बड़ी बहन गीता के ससुराल पहुंच जाते हैं। दोपहर में लंच के समय सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तभी जीजा जी बात शुरू करते हैं। माँ जी, सोहन ने बताया आपकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। मैंने देखा है गीता भी आपकी तबीयत के लिए परेशान रहती है और हर रोज आपसे मिलने भी जाया करती है। हाँ दामाद जी, वो उम्र के हिसाब से ना आजकल ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहने लगा है। वैसे तो सब ठीक ही है, बस रोजाना एक गोली खानी होती है। लेकिन गीता बिटिया का तो मन जैसे हमारे साथ ही लगा रहता है। जब तक अपने हाथ से आकर मुझे गोली ना खिला दे, उसके मन को संतोष नहीं मिलता। और वैसे भी पिछले महीने गीता ने शहर से बाहर जा डॉक्टर बताया था ना, जब से उस डॉक्टर को दिखाया है मेरी तबीयत में काफी सुधार हो गया है। यह तो बहुत अच्छी बात है माँ जी कि आपकी बेटी शादी के इतने सालों के बाद भी आपकी छोटी से छोटी बात का इतना ख्याल रखती है। लेकिन आप एक बार पूछिए ना अपनी बेटी से कि क्या इसको पता है मेरी माँ दिन में कितनी बार कौन सी दवा खाती है। पूछने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसने कभी उनकी दुख तकलीफ को समझने या जानने का प्रयास किया ही नहीं। बेटी के लिए मायका पराया कभी नहीं होता, लेकिन जब वो शादी करके एक नई गृहस्थी बसाती है तो उस नए परिवार के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती है। मैं अपने माँ बाबूजी को एक बार को छोड़ भी दूं, लेकिन गोलू तो गीता की ही जिम्मेदारी है ना। आप गीता से पूछिए कि ये दिन में कितना समय गोलू को देती है। पिछले 3 महीने से गोलू के पीटीएम में नहीं गई है ये। सारे टेस्ट में एवरेज से भी कम नंबर आए हैं गोलू के। ना इसे अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई का ख्याल है, ना उसकी सेहत का। मायके में दीवारों पर कौन सा रंग होगा, वहां पर किसकी शादी कब होगी, किससे होगी, भाइयों के बच्चे किस स्कूल में जाएंगे, हर छोटी छोटी बात का ख्याल रहता है तुम्हें। तो फिर यहाँ की जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? माँ जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी 2 बहुएं और बेटे आपके साथ रहते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर का हर फैसला गीता के नाम से ही लिया जाए। अपने दोनों बहू और बेटों के ऊपर घर की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए और अपनी बेटी को अब उसके ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने दीजिए। अगर जीवन भर ये आपका ही घर चलाती रहेगी तो इसका अपना घर बर्बाद हो जाएगा। मैं ये बात बहुत समय से कहना चाहता था, लेकिन हर बार यही सोचकर चुप रह जाता था कि कहीं मेरी बातें आप लोगों को बुरी ना लगे। लेकिन मैंने महसूस किया कि गीता की रोक टोक उसके मायके में बढ़ती जा रही थी। माँ जी, आप तो गीता की माँ है, कम से कम आपको तो उसे सही गलत समझाना चाहिए था ना। आपके घर में 2 बहू आ गई हैं, उनका अपना जीवन है, अपने जीवन के फैसले वो खुद भी ले सकती हैं। सोहन मोहन अब कोई छोटे बच्चे नहीं रहे, दोनों एक एक बच्चे के पिता बन चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी जिंदगी के फैसले गीता ले रही है। यह तो सरासर गलत बात हुई। पापा एकदम ठीक कह रहे हैं मम्मी। अब तो पूरा दिन एक कान पर फोन लगाकर हर समय नानी से बात करती रहती हो, ना आप मेरे साथ खेलती हो ना मेरी बात सुनती हो। देख बहू, तुझे सुनने में बुरा तो जरूर लग रहा होगा, लेकिन तू ही सोच, तू घर का सारा काम पीछे छोड़कर अपने मायके के लिए निकल जाती है। तूने कभी सोचा कि तेरी बूढ़ी सास अकेले पूरे घर का काम कैसे निपटा पाती होगी? लेकिन घर की सुख शांति बनी रहे, इसीलिए मैं इतने सालों से सब बर्दाश्त कर रही हूँ। सबकी बातें सुनने के बाद गीता को अब बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मुझे माफ कर दो, आप लोग ठीक कह रहे हैं, मुझे अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मायके की जिम्मेदारी भाभीयों के ऊपर छोड़कर अब मुझे अपना परिवार संभालना चाहिए। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ, आगे से मैं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखूंगी। और वैसे भी मायके की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तो 2 भाभियां आई ही गई हैं,
तो भाई कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन गीता रानी को अकल आ ही गई थी। सास बहू के रिश्ते पर तो जितनी बातें की जाए कम है। सास सास होती है, लेकिन बहू भी कम नहीं होती। कहीं कहीं सास बेचारी तो बहू किस्मत की मारी होती है। बहू, अरे बहू, क्या हो रहा है? अरे बेटा आराम कर ले, क्या सारा दिन लगी रहती है? रमन, तो बहू के लिए कोई घर में काम वाली क्यों नहीं रख लेता? सारा दिन कुल्हों के बैल की तरह लगी रहती है। बहू सास की बात सुनकर खुश हो जाती है कि भाई कौन कहता है कि सास अच्छा प्राणी नहीं होता है। देखो तो हमारी सास तो नौकरानी रखने की बात कर रही है। अरे नहीं नहीं, नौकरानी के पैसे क्यों बर्बाद करना, मैं और आप भी तो हैं, हम मिलकर सीमा की मदद कर दिया करेंगे। वैसे भी मेरा ऑफिस तो 9 बजे का होता है और मैं तो जल्दी 4 बजे उठ भी जाऊंगा। हाँ बेटा, वैसे पैसे भी बचाने ज़रूरी है। जिस हिसाब से ज़माना चल रहा है, तो अकेला कमाने वाला और हम सारे खाने वाले। पहले तो हम फिर भी खा लेते थे, लेकिन जब से बहू आई है 2-2 सब्ज़ी तो बनानी ही होती है, नहीं तो हम माँ बेटा तो सूखी दाल से भी खा लेते थे। देख बहू, तेरे आने के बाद ना राशन का खर्चा थोड़ा बढ़ा तो है, वैसे बुरा ना मानना। नहीं नहीं माँ जी, एक तो आप मेरे लिए काम वाली रखने की सोच रही हैं, यही बात है मेरे लिए। माँ जी, परिवार में प्यार और एक दूसरे की चिंता ही मेन होता है, बाकी तो सारे काम हो जाते हैं। बहू वहाँ से चली जाती है। कैसी रही माँ मेरी एक्टिंग? बहुत अच्छी बेटा, तुझे तेरा जीवन नर्क नहीं होने देना है तो मेरे कहने पर चल।
पति माँ के पैर छूकर ऑफिस निकल जाता है। यार क्या हाल है तेरा शादी के बाद? मेरी तरह माँ और बीवी का चक्कर तो शुरू नहीं हो गया ना? हाँ यार, ये पता नहीं कि सास बहू के बीच पड़ती क्यों नहीं। मैं तो इन चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। वो क्या है ना, मेरी माँ का टोटका मेरे साथ है। टोटका? कैसा टोटका? अरे सिंपल है, माँ जब भी मेरी बीवी के लिए कुछ अच्छा करने को कहती है तो मैं बीच में मजबूरियाँ डाल देता हूँ। काम भी नहीं होता और माँ की इमेज बीवी के सामने अच्छी हो जाती है और मैं उन दोनों के झगड़ों से बच जाता हूँ। वाह यार, मतलब नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे। सही है सही है। पति घर आता है तो बीवी सो रही होती है। सो रही है महारानी। ये चिंता नहीं कि पति को ऑफिस से आने पर खाना पानी देना होता है। अभी सबक सिखाता हूँ माँ। अरे रुक रुक मत जा। माँ किचन में जाती है और एक पतीली जोर से गिरा देती है। क्या हो गया माँ? माँ! बहू भी सारा शोर शराबा सुनकर उठ जाती है और किचन में जाती है। नहीं नहीं, बहू को उठाने की ज़रूरत नहीं है। सारा दिन घर के काम में लगी रहती है, ऊपर से बाहर का भी कितना काम होता है, थक जाती होगी। मैं हूँ ना, लगा देती हूँ तेरा खाना। वैसे भी तू भी तो थक कर आया होगा। ठीक कह रही है माँ, मैं थक तो बहुत जाता हूँ। लगता है बस घर जाकर कोई गर्मा गर्म खाना खिला दे। लेकिन सीमा थक गई होगी। पर तू ये क्या कर रही है? अभी जल जाती तो माँ। अरे जल जाती तो अच्छा होता ना, इतने शोर में बहू उठ ना जाए। अब किचन का काम करने की आदत भी तो नहीं रही। सीमा सब बातें सुनने के बाद खुद को गिल्टी फील करती है कि वो क्यों सो गई। अरे सच्ची कोई ऐसी बहू भी होती है या ऐसी बीवी भी होती है जो पति के आने से पहले ही सो जाए। लेकिन क्या करे, सारा दिन काम करके वो थक जाती है। माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। मैं अभी इनका खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूँगा। माँ डांटेगी अगर तुमने खाना लगा दिया तो। अरे नहीं नहीं, मैं हूँ ना, आप दोनों बैठिए। सीमा पति को खाना खिलाती है। सारे बर्तन धोकर कमरे में जा ही रही होती है कि देखती है कि सास खुद के पैर दबा रही थी। माँ जी पैर को क्या हो गया? लाइए मैं दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, पहले तो रवि दबा देता था, लेकिन शादी के बाद तो उसे बस किसी तरह कमरे में जाने की जल्दी होती है। मैं बेचारी, मैंने सोचा मैं खुद ही अपने पैर दबा लेती हूँ। तभी रवि आ जाता है। नहीं माँ, मैं सोच ही रहा था, मुझे माफ़ कर दे माँ। पता है सीमा, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने माँ के पैर नहीं दबाए हो। अरे मेरी तो तरक्की भी तभी होती है जब मैं माँ के पैर दबाता हूँ। लेकिन जब से तुम आई हो, मेरी जिम्मेदारी तुमको वक्त देने की रहती है ना, इसलिए मैं माँ के पैर नहीं दबा पाता हूँ। सीमा को बहुत गंदा सा फील होता है कि वो कैसे माँ बेटे के रिश्ते के बीच में आ गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं भी यहीं बैठती हूँ। एक पैर तुम दबाओ, एक मैं। क्यों माँ जी? थोड़ी देर दोनों माँ के पैर दबाते हैं कि अब रहने दे रवि, जा तू सो जा। अरे तुझे सुबह ऑफिस भी तो जाना है। क्यों सीमा? हाँ माँ जी, आप सही बोल रही हैं। चलो रवि। अरे रवि को जाने दे, उसे ऑफिस जाना है, तुझे थोड़ी ना। तू पैर दबा दे बहू। हाँ। सीमा सास के पैर दबाती है। पति कमरे में सो जाता है। सुबह सीमा किसी तरह उठ पाती है। उसका सारा शरीर दुख रहा था। वो पति को उठाने की कोशिश करती है। रवि उठो ना, मेरा शरीर दर्द दे रहा है, प्लीज़ कोई दवाई दे दो। उफ़ो यार, नींद आ रही है, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। सीमा लेटी रहती है और शरीर दर्द के मारे दुख रहा था। लेकिन पति को तो ऑफिस जाना है, उससे पहले उसे उसके लिए खाना बनाना है, सास को चाय देनी है। इन सब चिंताओं के बीच वो उठ जाती है और खाना बना रही होती है कि पति की आवाज़ उसके कान पर पड़ती है। कैसी रही कल रात की मेरी एक्टिंग माँ? तेरी? अरे तूने मेरी नहीं देखी क्या? कैसे खुद का ही पैर दबाकर बहू को इमोशनल कर दिया था। बहू हैरान। अरे ये क्या, उसे तो अपने कान पर भरोसा ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। वो जल्दी से कमरे के बाहर आती है और देखती है कि माँ वैसे ना सीमा को अच्छा बुद्धू बना कर रखा है हम लोगों ने। हाँ, उसे तो लगता है कि हम न जाने उसकी कितनी केयर करते हैं।
और यही भ्रम में दौड़ दौड़ के घर का सारा काम करती रहती है। धीरे बोल माँ, वो सुन लेगी। चल मैं कमरे में जा रहा हूँ, आती होगी चाय लेकर। सीमा को बड़ा दुख लगता है, लेकिन वो तो ठहरी आजकल की होशियार समझदार लड़की। बिना इमोशन के वो सोच लेती है कि अब तो इन माँ बेटी की जोड़ी को मज़ा चखाना ही है। फिर क्या, अगले रोज़, बहू तो बैठ जा, मैं ना तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। सामने खड़ा होता है पति। अरे नहीं नहीं माँ, तू क्यों, मैं खिलाता हूँ ना मेरी बीवी को गर्मा गर्म रोटी। आय हाय, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। पता है मेरी सहेली है ना लीली, उसके ससुराल में भी शुरू शुरू में तो ऐसा ही माहौल था, लेकिन वो सब ना दिखावा था। मैंने तो कह दिया नहीं नहीं, मेरा पति और उसकी माँ इतने गिरे पड़े लोग नहीं है जो 2 रुपए का दिखावा करे। खानदानी लोग हैं, खानदानी। क्यों, सही बोला ना? एक बार जो वो कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनते। क्यों जी? अब हाँ हाँ बहू, सही बोला, सही बोला। बहू फटाफट प्लेट लेकर बैठ जाती है। सासू माँ, ले आइए गर्मा गर्म रोटियाँ। लाइए लाइए। ए जी, माँ जी को यहाँ तक आने में दिक्कत ना हो तो ज़रा आप ही पहुँचा दीजिए ना, खड़े ही तो हैं। क्यों? सास बेटे अपने ही जाल में फंस जाते हैं। अब क्या है, सास बनाती है गर्मा गर्म रोटी और बहू को ला कर देता है बेटा। अगले रोज़, बहू, ओ बहू। बहू तो कहीं थी ही नहीं। बहू कहाँ है रवि? वो तो सो रही है माँ, कह रही थी नौकरानी रख लो, उससे काम नहीं होता। तभी बहू आ जाती है। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है। तुझे कितनी बार तो कहा है कि नौकरानी रख ले, पूरे घर का काम करते करते थक जाती हो कि बेचारी। माँ मैंने तो कहा था कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन सीमा मानती ही नहीं है। फिर क्या, अगले रोज़, क्या 8 बज गए? अरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। पर घड़ी में तो 4 ही बजे थे। बस झाड़ू पोछा और सब्जी काट के चाय चढ़ा दो, तब तक मैं उठ ही रही हूँ। हाँ, नहीं तो माँ जी की मदद ले लेना, बोल रही थी कि वो भी उठेंगी। अब नहीं तो नौकरानी तो आती ही है पड़ोस में। अभी सो जाओ, 8 बजे ना उससे बात करा दूंगी। कहते हैं ना, ज्यादा होशियारी भी कभी कभी भारी हो जाती है। ये कहानी शायद आपको कहानी कम, अपनी जिंदगी की ही कोई घटना लगे, लेकिन ससुराल हर लड़की का सपना होता है, और वहाँ का पहला दिन कोई कैसे भूल सकता है भला। ओहो, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाती हूँ, वरना ये लोग क्या सोचेंगे कि मैं सोती ही रहती हूँ। राधा बाहर निकलती है, लेकिन बाहर तो अंधेरा। वो जल्दी से नहाकर निकलती है, मंदिर में आरती रखती है और किचन में चली जाती है। अरे अभी तो ठीक से भोर भी नहीं हुई, ये किचन में कौन है? चोर चोर, अरे कोई चोर है, घर में आ गया है, पकड़ो उसे। बेचारी बहू हाथ में बेसन घोलकर पकोड़े की तैयारी कर रही थी, शोर शराबे से डर जाती है। कहाँ है चोर माँ जी, कहाँ है चोर? मैं अभी गर्मा गर्म तेल उड़ेल देती हूँ उस पर। अरे बहू किचन में चोर है। पर माँ जी, किचन में तो कब से मैं हूँ, वहाँ तो कोई चोर नहीं है। ओहो, तो बहू तू ही होगी। मैंने खटर पटर की आवाज़ से सोचा कि कहीं चोर तो नहीं। बहू इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटा? आराम कर। अरे शादी की सारी तैयारियों में थक गई होगी, पहला दिन है, आज तो आराम से उठना था। जाकर सो जा। बहू को तो बहुत अच्छा लगता है कि हाय रे, ये क्या, जहाँ माँ बिना सूरज उगे ही सूरज उग गया बोलकर उठा देती थी, वहीं सास तो सूरज निकलने के बाद भी सो जा बोल रही है। तो करना क्या था, राधा सो जाती है। आगे, बहू जो एक बार सो गई वो भी निश्चिंत होकर तो सो ही गई। अब कमरे के बाहर, लो, हम तो इतनी दूर बरेली से क्या सोती बहू देखने आए हैं। एक हम ही पगले रहे हैं जो ससुराल के डर से आज तक कप कपाते हैं। आजकल की बहू को देखो कैसे सर पर चढ़ी रहती है, उठी भी ना। सब कुछ पति सुन रहा था। अब पति कैसे बीवी की इज्जत ससुराल में गिरने देता। वो उठ गई है बुआ जी, वो क्या है ना, कुछ कपड़े संभाल रही है, सारा शादी के बाद बिखरा है ना।
फिर लहंगा जेवर वो तो पता ही है आपको। मैं अभी भेजता हूँ उसे आपके पास। पति फटाफट कमरे में जाता है और बीवी से कहता है, राधा, ओ मेरी राधा। हाँ जी, क्या हो गया है? उठना है क्या? वो सुबह 4 बजे उठकर नहाकर नाश्ता बना दिया था, लेकिन माँ जी ने कहा सो जाओ तो सो गई। अब वेट कर रही थी कि माँ जी जब उठने को बोले तो उठ जाऊँ। हाय रे, कितनी सीधी हो। सुबह 4 बजे की उठी हो, सो जाओ वरना नींद अधूरी रहेगी। नहीं अब ठीक है। क्या हुआ, कुछ कहना था क्या? पति बीवी को सारी बात बताता है। अब ये मैं कैसे सह सकता हूँ कि मेरे खानदान में कोई तुम्हारी बुराई करे, इसीलिए तुम्हें बताने आ गया। अब जल्दी से बाहर आ जाओ। बीवी डर जाती है कि ये क्या हो रहा है पीठ के पीछे। कल तक जो 2 हाथ खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे थे, वो पहले दिन ऐसे ही जज कर लेंगे। खैर, राधा बाहर आती है। सासू माँ, आपने नाश्ता किया? अरे हमसे भी पूछ लो बहू, सास तो सारी जिंदगी साथ है, हम तो कल ही चले जाएंगे। वैसे बहू देखा वक्त क्या हो रहा है? तभी सास आ जाती है। अरे ये तो पगली आधी रात को ही डर कर उठ गई थी। नहा धोकर तैयार, किचन में बेसन भी घोल दिया और मुझे लगा कहीं चोर तो नहीं घुस गया, तो मैंने ही कहा सो जा, क्या करेगी इतनी जल्दी उठकर, बाकी जिंदगी तो गृहस्थी में फंसना ही है। आप ढील दे दोगी तो क्या पता भाभी आपको ही इसकी गृहस्थी संभालनी पड़े। अरे बहुओं को तो दबा कर रखना चाहिए, तभी ये ठीक रहती हैं। बहू परेशान कि ये क्या हो रहा है। अरे पहला दिन ससुराल में और कोई ऐसे बोल दे। मैं कोई जानवर तो नहीं जिसे दबा कर रखा जाए। बहू बहू होती है, अपना घर छोड़कर आई है, पहला दिन है तो ज़रा प्यार दिखा दो। बहू इन सब ख्यालों में होती है कि पीछे से आवाज़ आती है। भाभी चलो अपना बक्सा खोलो, देखिए तो क्या क्या है और हमारे लिए क्या भेजा है आपकी माँ ने। हाँ चलिए ना। अरे चलिए क्या, बक्सा यहाँ लेकर आ। मैं कैसे, वो तो बहुत भारी। अरे सही तो बोल रही है। वैसे किसी का प्राइवेट बक्सा सबके सामने खोलने की क्या ज़रूरत है। बहू जो लाई है दे दे इन लोगों को। ऐसे कैसे, जो लाई है हम तो पसंद का लेंगे ना। बक्सा खोलो भाभी, यही तो रिवाज है, जो हमें पसंद आएगा हम तो वही लेंगे। हाँ, तेरी माँ ने कौन सा हम लोगों को हमारी पसंद का दिया था, है जो तुम लोग अपनी भाभी से मांग रही हो। अरे कैसी बात कर रहे हो विमला, तूने तो मेरी सबसे महंगी वाली सिप्पी की साड़ी पर हाथ मारा था। आज भी तरसती हूँ मैं उस साड़ी के लिए। तो ये हाल है ससुराल के पहले दिन का। लेकिन अभी तो शुरुआत है। राधा के सामने तो पूरा दिन पड़ा है, आगे क्या क्या होना है देखते हैं। बक्सा खुलता है। रिवाज के अनुसार उसकी सबसे फेवरेट साड़ी उसकी ननद ले उड़ती है और वो बोल भी नहीं पाती कि भाई रुको, ये मेरी है, मैं नहीं दे सकती। फिर आगे। अरे मैं तो जा रही हूँ, बहू के हाथ का कुछ मीठा खा लूँ, फिर घर को निकलूंगी। अरे सासू माँ, बेटी के घर का नमक खाएंगी क्या? अरे सुना नहीं, मेरी माँ ने मीठा बोला है, नमक नहीं। चीनी खाएगी माँ अपनी बेटी के बहू के हाथ का। क्यों माँ? बहू जा जाकर कुछ मीठा बना ला। बहू तो बिल्कुल इसी का इंतज़ार कर रही थी। शादी के 10 दिन पहले से ही हर माँ बेटी को मीठा बनाना सिखाती है, जिससे ससुराल में उसकी बेइज्जती ना हो। अब क्या था, पहुँच जाती है हलवा बनाने किचन में। लेकिन ये क्या, कहाँ है सूजी, चीनी, किशमिश, कुछ नहीं पता। हलवा कैसे बनाए? दीदी वो सूजी कहाँ रखी है? सूजी? नहीं भाभी, सूजी नहीं, दूध। वो क्या है ना, खीर बनानी है। हाय लो कर लो बात। अब क्या, 10 दिन की ट्रेनिंग की थी, उसकी तो वाट लग गई ना। अब पढ़ा निबंध गाय पर था और पेपर में माँ पर लिखना आ गया। अब क्या करेगी राधा? एक काम करती हूँ, जैसे पेपर में शब्द इधर से उधर कर देती थी, यहाँ भी वही करती हूँ। वैसे बनाना था हलवा, बना देती हूँ खीर। हाँ। अब क्या खुद सोचिए, जब हलवे की रेसिपी में खीर बनेगी तो क्या होगा? वही हुआ।
वैसे भुने चावल की खुशबू अच्छी है, बस दूध में चावल घुला नहीं, बाकी खीर अच्छी बनी है। बहू ये ले तेरी पहली रसोई। ये बोलकर नानी सास गले पर पड़ा हार बहू को डाल देती है। सब एक एक करके बहू की तारीफ करते हैं और बहू को तोहफा देते हैं। आप सबने मेरी बहू को समझा, इतना ही बहुत है। बेटा अब तो तू हमारा ही हिस्सा है, तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, समझी? जा, थक गई होगी, आराम कर ले, फिर शाम को तेरे मम्मी पापा को भी तो आना है ना। बहू कमरे में चली जाती है। देखते हैं क्या लेकर आते हैं, पहली बार आ रहे हैं बेटे के ससुराल। अरे आपके माँ बाप की तरह खाली हाथ ना आ जाए बस। हाँ हाँ हाँ, और जो ट्रक भर कर सामान आया था मेरे आने से पहले, वो भूल गई क्या? मैं तो चली, तुम ननद भाभी लड़ो शादी के 25 साल बाद भी। घर का माहौल नई बहू के आने से खुशनुमा था। घर सजा धजा और सजी धजी बहू। शाम को बहू के माता पिता। कैसी हैं समधन जी? मैं तो कब से शाम होने का इंतज़ार कर रही थी कि अपनी लाडू से मिलूं। कहाँ है वो? अरे तैयार हो रही है। वैसे इंतज़ार क्यों कर रही थी, आ ही जाती, अब तो एक ही परिवार है। आइए मैं बहू को बुलाती हूँ। बहू राधा, ए राधा बहू आओ तो, देखो कौन आया है। वहीं कमरे में, सुनिए जी, मुझे ना शर्म आ रही है पापा मम्मी के सामने जाने में। वैसे बड़ी बड़ी सी लग रही हो ना साड़ी में, क्या करूं? पति राधा को एक पैकेट देता है जिसमें सूट होता है। ये सूट पहन कर जाओ, मैं माँ से बात कर लूँगा। राधा के बहुत मना करने पर भी रोहित नहीं मानता और वो सूट पहनकर शादी के पहले दिन माँ बाप के सामने जाती है। सर पर होता है हल्का सा पल्ला। लो जी आ गई, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी बहू सूट में। बहू तू तो ना अब से सूट ही पहनना। हाँ। राधा को अब सब अच्छा लगता है। ससुराल का पहला दिन इतनी खट्टी मीठी यादों वाला, कुछ कड़वा तो बहुत कुछ मीठा। तो कैसा था आपके ससुराल का पहला दिन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जानने के लिए उत्सुक हूँ मैं।